Dear students, let's start about quick revision of your class 12th chemistry subject. Students, we will start with the chapter number 1, that is solutions. इसमें सबसे पहले बच्चों आपको आएंगी concentration terms, जिसमें mass by volume परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड आल्सो मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला, जिसको हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के साथ आपको पता है, मिलीलीटर में तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, जो कि केजी में रहेगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, उनके मोल जो होंगे उनको आपने ऐड कर देना है, उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मोलैरिटी ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती है, इसलिए बेटर टर्म मानी गई है फॉर दी एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपकी टर्म्स आ गई। इसके रिलेटेड आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है सॉलिबिलिटी टॉपिक। तो सॉलिबिलिटी में जो सबसे पहले आपको पता है सॉलिबिलिटी हमने पढ़ी थी, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसमें सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड है। सॉलिड इन लिक्विड में आपने याद रखना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो वो इनसिग्निफिकेंट रहता है प्रेशर का इफेक्ट। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो सॉलिड, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। एक केस ऐसा आता है जैसे कि सोडियम सल्फेट, जो कि 10 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ होते हैं, डेकाहाइड्रेट होता है, वो एक टेम्परेचर तक उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। जिस टेम्परेचर पे इस केस में 32.4 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जिसको हम उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ है इस टेम्परेचर पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रेटेड फॉर्म से ये एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। पहले वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसके बाद वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में जो वो भी आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद जो मेन आपको रहता है वो होता है गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड मतलब कि गैस इन लिक्विड में इफेक्ट ऑफ प्रेशर वो कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो करता है। आपको पता है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। इसके बेसिस पे आपको पता है वेरी फेमस यहाँ पे हेनरी लॉ रहता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज। इसी वजह से जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं दे फील अनकंफर्टेबल इन समर्स। ठीक है, एंड दे फील कंफर्टेबल इन वाटर, अंडर वाटर इन विंटर्स। ओके जी, तो ये जो टॉपिक हो गया हेनरी लॉ में, ये के एच जो है हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ एक्चुअल में क्या है, रॉल्स लॉ का आपको पता है कि रॉल्स लॉ एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें अगर आप लोगों के पास दो कंपोनेंट है, मान लीजिए एक प्योर कंपोनेंट है ए जिसका वेपर प्रेशर आप मान लो पीए है, और दूसरा कंपोनेंट है पीबी जिसका प्योर कंपोनेंट में वेपर प्रेशर जो है पीबी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसकी एक्स ए क्वांटिटी और इसकी एक्स बी क्वांटिटी, ठीक है, दोनों मतलब कि ये मोल फ्रैक्शन होगी उसकी। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आप वहां पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो चेंज करेगा। तो जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा उसमें सोल्यूशन के प्रेशर में एक कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन कितनी रह जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि उसमें आपने उसकी कितनी अमाउंट ऑफ वो कंपोनेंट, जो ए कंपोनेंट है वो कितना वहां पे डाला हुआ है। तो पी ए जो है वो हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सिमिलरली जो पी बी यानी कि सोल्यूशन में पी बी का वेपर प्रेशर जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा वहां पे आपने जो बी कंपोनेंट है उसकी उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन वहां पे कितनी है, आपने कितना डालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो रहता है वो पी ए
प्लस पी बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम रॉड्स लॉ बोल देते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी ए नॉट का कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है, और यहाँ पे बच्चों ये फार्मूला रहेगा। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स बी ओनली लिखते हो तो आपको पता है ये फार्मूला ये रहता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आइडियल सोल्यूशन। क्या रहता है आइडियल सोल्यूशन? वो सोल्यूशन होता है जहां पे रॉड्स लॉ जो है वो अवे करता है, डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग जो है वो जीरो रहेगा, मतलब कि वहां पे ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। एज सच वो क्या करे जाएंगे, वहां पे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि बेंजीन और टॉल्यूइन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि सिमिलर काइंड के सोल्यूशन होते हैं, और ये आइडियल सोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। ऐसे ही मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये भी एक आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन आपको पता है कि आइडियल सोल्यूशन तो बच्चों आइडियल नोबडी इज आइडियल, इसी तरह से सोल्यूशन भी आइडियल नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो हो गए जो रॉड्स लॉ ऑबे नहीं करेंगे, मतलब कि पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी विल नॉट बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग जो है वो भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग जो है डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग वो भी जीरो यहाँ पे नहीं होगा। तो जो डेविएशन है रॉल्स लॉ की फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, आइडियल बिहेवियर आपको पता है कि उसका ग्राफ आप लोगों ने किया होगा, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। तो इसमें ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन अगर वहां पे इंटरेक्शन वीक हो जाती है तो वेपर प्रेशर बच्चों इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि बेंजीन को एसीटोन में डालोगे तो वहां पे एसीटोन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है बेंजीन डालने से वहां पे डिक्रीज कर जाएंगी, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव डेविएशन किस में होगी? अगर कोई सोल्यूशन आपने ऐसा डाल दिया एक सोल्यूशन में कि दोनों को आपने मिक्स किया, दो कंपोनेंट को कंपोनेंट में मिक्स करने के बाद उसमें जो सोल्यूशन टोटल सोल्यूशन बना है वो सोल्यूशन एक्चुअल में क्या हुआ है, वहां पे उसकी बॉन्डिंग वीक हो गई है, ठीक है, सॉरी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली वो हायर प्रेशर पे लोअर प्रेशर पे जहां हम बोल देते हैं कि उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वहां पे क्या है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसको हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ बोल देते हैं। यहाँ पे फिर डेल्टा एच जो है नेगेटिव रहता है, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग भी नेगेटिव रहता है, और पी ए जो है वो पी ए और पी बी की वैल्यू जो है वो वहां पे मतलब पी ए विल बी लेसर देन PA not into XA and PB will be lesser than PB not into XB, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा और बाकी वैल्यूज जो है पॉजिटिव में आएंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रहता है एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप क्या होते हैं? वो सोल्यूशन होते हैं जो कि एक कांस्टेंट बॉयल टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मान लो आपके पास यहाँ पे 90% इथेनॉल है और 95% इथेनॉल है, मतलब उसमें 95 ml एक तरह का पानी है, 95 ml जो है इथेनॉल है। ये ऐसा एक सोल्यूशन बन जाता है जो कि सोल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है, और दोनों के इरेस्पेक्टिव के दोनों के बॉइलिंग पॉइंट वहां पे डिफर करते हैं। आपको पता है कि अराउंड 60 इथेनॉल का होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है, लेकिन जब आप ये मिक्सचर बनाओगे तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है, ठीक है। तो उनको सेपरेट करना, यानी कि एक टेक्निक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेसिस पे होती है। तो वहां पे बच्चों फिर वो डिस्टिंग्विश करने, उनमें दोनों को डिफरेंशिएट करना या सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एजोट्रॉप दो तरह के होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप यानी कि जिसमें जो है कम टेम्परेचर पे बॉइल कर जाएगा, वो कहाँ पे होगा, जहां पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो रॉल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे जाके वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन अगर शो करेगा कोई भी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको अभी आपने देखा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये वेपर प्रेशर
जो है वो बच्चों वहां पे क्या है, वेपर प्रेशर सॉरी इंक्रीज कर जाएगा। अगर वेपर प्रेशर वहां पे इंक्रीज कर गया तो वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेन करेगा, जिसकी वजह से वहां पे कम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड बॉयल कर जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एसोट्रॉप्स जो है दूसरे टाइप के होते हैं। वो कौन शो करेंगे, जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि वो हायर टेम्परेचर पे जाके बॉयल करेगा। ठीक है, हायर टेम्परेचर पे तभी करेगा क्योंकि उसका उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब डिक्रीज कर जाएगा, कम होगा, तो उसको ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा देर हीट करना पड़ेगा ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेन कर ले। ठीक है, तो ये दोनों में आपने ये दोनों मतलब ऑपोजिट है, मिनिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है, इसको ध्यान से करना है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों को पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फार्मूला आपको पता होगा, वो रहता है बच्चों ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बी। तो उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू, साथ में रहती है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर केजी में तो फिर तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर ये ग्राम में होगा तो यहाँ पे आपने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, के एफ इंटू एम। ठीक है, सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का याद रखना है, इसके साथ इन सभी फार्मूले के साथ आप मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी सल्यूट पार्टिकल का वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो सल्यूट पार्टिकल का अगर मॉलिक्यूलर मास आप किसी के साथ भी किसी भी प्रॉपर्टी के साथ निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको मैक्रो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बायो मॉलिक्यूल हो गया, लिपिड, प्रोटीन, फैट, ये सारे हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनका बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक्यूरेटली हम ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालते हैं। ये कॉलिगेटिव वहां पे बेस्ट रहती है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों वॉन हॉफ फैक्टर है जो किसके इक्वल आता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जिसको हम यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां फिर ये होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सल्यूट। ठीक है, तो अगर वहां पे इफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा रहेगी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो बच्चों वहां पे एसोसिएशन होगी। ठीक है, यानी कि सल्यूट जो है दैट विल अंडरगो एसोसिएशन। अगर इसके ऑपोजिट रहेगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ज्यादा है और नॉर्मल कम है, तो इसका मतलब वहां पे डिसोसिएशन होगी। ठीक है, तो अगर कोई सल्यूट ना तो डिसोसिएशन करता है ना एसोसिएशन करता है, तो बच्चों फिर नॉर्मल आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हो वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी, सेकेंडली आपका सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा, तो फिर वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है वहां पे। तो जो मॉलिक्यूलर मास है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, वो डिफर करता है देन नॉर्मल कॉलिगेटिव, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर मास है वहां पे फिर डिफर करता है। ठीक है, तो उसका रीजन यही रहता है कि वहां पे एसोसिएशन हो जाती है जहां फिर डिसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर ए सल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आपका फार्मूला जो है ये वाले फार्मूले रहेंगे। यहाँ पे जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो इंट्रोड्यूस कर जाता है सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। जैसे कि अब NaCl इलेक्ट्रोलाइट की बात हो तो वहां पे बच्चों वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो 2 रहेगा। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो 3 रहेगा, क्योंकि ये अपने 3 आयोन्स में टूटेगा। ठीक है, सो ये बच्चों आपकी क्विक रिवीजन है, ये आपका फ्लो चार्ट पूरा बन गया। ठीक है, सारे का सारा इस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ से मैंने भी यहाँ से ही करवाया है। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन आपको पता होने चाहिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जिन 2 सोल्यूशन का सेम होगा वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है होंगे। तो ये क्विक रिवीजन थी जिसमें आपने सारे के सारे फार्मूले जो है वो कर लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको बच्चों आप लोगों ने अब अच्छे से कर लेना है। एंड सेकेंडली अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो एसोसिएशन ऑफ सल्यूट एंड डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट इसी के ही एक ऊपर डिपेंडेंट होती है कि अगर तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व जो आप निकाल रहे हो वो एक्यूरेट है, तो इसका रीजन यही होगा कि सोल्यूशन मस्ट नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड इट शुड बी डाइल्यूट।
ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इसके हम करेंगे बच्चों क्वेश्चंस, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, एंड साथ साथ में मतलब जितने भी टॉपिक आप लोगों को इस चैप्टर में से आने हैं उसकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसी के बेसिस पे होगा। तो दिस वाज द क्विक रिवीजन। थैंक यू।